सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान को पता चल गया था कि उसकी रिंग में याओ लाओ की स्पीड थी, जो कमजोर होने की वजह से पिछले 3 सालों से उसकी क्यू एनर्जी को सोख रहे थे। इसलिए उन्होंने जियो यान की लेवल बढ़ाने का वादा किया था, क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट थे और उन्होंने उससे कुछ रॉ मटेरियल्स लाने के लिए कहा था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जूनर जियो यान की माँ के कब्र के पास आती है और उन्हें प्रणाम करती है। वहीं जियो यान एक चट्टान पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी जूनर उसके पास आती है। जियो यान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद को ट्रेन करना चाहता था। जूनर उसे कहती है कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ। जियो यान उसे कहता है कि मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हुए हैं, मगर तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जूनर उसे कहती है कि जब तक तुम अपने लेवल को मेरे लेवल पर नहीं ले आते, तब तक मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। जियो यान उसे कहता है कि तुम बहुत शरारती हो। फिर उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैं कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ, पर मैं अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हें ही मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता हो और मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। जूनर उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, क्या तुम्हारे लिए 1000 सिक्के काफी है? जियो यान कहता है कि मुझे डर है कि इतने पैसों में काम नहीं होगा, इसीलिए मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। जूनर उसे 5 पर्पल लाइंस वाला गोल्डन कार्ड देती है, तो जियो यान कहता है कि बहुत ज्यादा है। जूनर उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना विनर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम जो भी चीजें खरीदने जा रहे हो, वहाँ तुम्हें मुझे भी लेकर चलना होगा। फिर वो दोनों एक बाजार में आ जाते हैं, जहाँ जियो यान की लिस्ट के मुताबिक चीजें खरीदने आए थे। वो दोनों एक फार्मेसी में पहुँचते हैं, जहाँ बाहर से ही असिस्टेंट उनका स्वागत करता है। वो उनसे पूछता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जूनर उसे बैंगनी कार्ड दिखाती हुई बताती है कि मैं जियो परिवार से हूँ और मैं लगातार यहाँ आती रहती हूँ। उस कार्ड को देखकर वो असिस्टेंट खुश होता है और उन्हें अंदर आने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि 2 सैनिक जियो यान और जूनर पर नजर रख रहे थे। असिस्टेंट उन दोनों को बताता है कि हमारी फैक्ट्री में आकर रॉ मटेरियल्स प्राप्त करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑक्शन हाउस से हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से आपको जो भी चीजें चाहिए वो यहाँ जरूर मिलेगी। यहाँ तक कि हमारे पास अंडरवर्ल्ड ब्लड क्रिस्टल भी मौजूद है। जियो यान जूनर से पूछता है कि अंडरग्राउंड ब्लड क्रिस्टल क्या है। जूनर उसे बताती है कि पूरे के कॉन्टिनेंट में इसे एक रेयर मटेरियल माना जाता है। असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पर तुम अभी यहाँ क्या खरीदना आए हो? जियो यान उसे कहता है कि हमें 20 साल पुराने पर्पल आग्री लीव्स के 3 टुकड़े और 5 साल पुराने बोन वाश फ्लावर के 2 टुकड़े चाहिए। जूनर कहती है कि आप इन दोनों चीजों को पैक मत करना, क्योंकि हमें उनकी क्वालिटी चेक करनी है। तो असिस्टेंट वहाँ से इन मटेरियल्स को लेने चला जाता है। रिंग से याओ लाओ जियो यान को कहते हैं कि वास्तव में लड़कियां काफी स्मार्ट होती है, पर मैं फिर से उन मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करूंगा। अब असिस्टेंट उन्हें पर्पल आग्री लीव्स के 3 टुकड़े और बोन वॉश्ड फ्लावर के 2 टुकड़े दिखाता है। जियो यान रिंग की मदद से उनकी क्वालिटी चेक करता है और वाकई उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। वो असिस्टेंट बताता है कि इनके 2000 सिक्के हुए और वो जियो यान से पूछता है कि आपका इतने महंगे रॉ मटेरियल्स को खरीदने का क्या उद्देश्य है? जियो यान कहता है कि एक सीक्रेट है जो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जूनर जियो यान से कहती है कि आज मुझे असिस्टेंट का व्यवहार काफी अलग लगा, मुझे लगता है कि हमसे कुछ छिपा रहा था। जियो यान कहता है कि आमतौर पर डिपार्टमेंट स्टोर के एम्प्लॉयज हमें जानते हैं, मगर फिर भी वो हमें पहचानने का नाटक कर रहा था ताकि वो हमसे जानकारी हासिल कर सके। जूनर कहती है कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी इन रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। जियो यान उसे बताता है कि इन मटेरियल्स की कीमत 2000 सिक्के बहुत ज्यादा थी। जूनर उसे कहती है कि अगर तुम ब्लड क्रिस्टल की कीमत जानोगे तो तुम वास्तव में हैरान रह जाओगे। जियो यान कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मुझे उसकी कीमत ना बताओ और उससे पूछता है कि अब हमें तीसरे रॉ मटेरियल्स को हासिल करने के लिए कहाँ चलना है। तो जूनर पहाड़ों की तरफ इशारा करती हुई बताती है कि सड़क के बगल में वहाँ एक शॉप है और उसे पूरा रास्ता बताने लगती है। तभी वो देखती है कि उस शॉप का असिस्टेंट जियाली फैमिली के एक सैनिक के साथ बात कर रहा है, जो कि जियालीबी का ही सैनिक था। जूनर कहती है कि जरूर इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं है। जियो यान कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और वो दौड़ते हुए वहाँ से गेट की तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी जियाली के 2 सैनिक आकर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो जियो परिवार के वही तीसरे यंग मास्टर हो जिसने अपनी एंगेजमेंट रद्द कर दी। जियो यान कहता है कि मैंने सगाई नहीं तोड़ी बल्कि उसे तलाक दिया है। एक सैनिक अपने साथी से कहता है कि लड़का ज्यादा मजबूत नहीं है, रिंग से याओ लाओ जियो यान को कहता है कि तुम्हें अभी लड़ना नहीं चाहिए,
बल्कि इन रॉ मटेरियल्स को बचाना चाहिए। तो जियोयान जूनर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो सैनिक उनका पीछा करते हैं, मगर जियोयान और जूनर तेजी से आगे निकल जाते हैं, जिससे उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। जियोयान काफी थक जाता है और वो जूनर से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बुढ़ा जिया ली भी हम पर हमला करने के लिए इतना उतावला होगा। जूनर कहती है कि हम जिस स्टोर में सामान खरीदने जाते थे वहाँ के लोग उनसे मिले हुए होंगे, इसीलिए हमें दूसरे स्टोर को खोजना होगा। जियोयान कहता है कि हमें ऐसी दुकान खोजनी चाहिए जिसे जियो फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जियाली का बेटा याओ भी बाजार में आ जाता है, जहाँ एक आदमी उसे टकरा जाता है। तभी उसके सैनिक आकर बताते हैं कि हम जियोयान को पकड़ने में असफल रहे। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जिस आदमी से टकराया था उसे दूर फेंक देता है। इससे डरकर वो सैनिक उसे माफी मांगते हैं। तभी एक दूसरा सैनिक याओ से कहता है कि सियोपा पिलान फार्मेसी में हमें जो जानकारी मिली उससे हमें पता चला कि जियोयान ने कच्चा माल खरीदने के लिए 2000 सिक्के दिए हैं। याओ कहता है कि जो जियोयान ने किसी एल्केमिस्ट को काम पर रखा है। सैनिक बताता है कि हमें जासूसों से इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। याओ कहता है कि हमें जियोयान को पकड़ना होगा और जब मेरे पिता का इस बाजार पर कब्जा हो जाएगा तो मैं सभी गरीब लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। वहीं जूनर और जियोयान एक और शॉप पर पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें इविल कोर हासिल करना था। दुकानदार उन्हें बताती है कि कोई भी दवाई बनाने में इविल कोर एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है और उन्हें फर्स्ट लेवल का थर्ड यंग लॉर्ड इविल कोर दिखाती है। जियोयान उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मोस्टर कोर है और मैंने ऐसे कई लोगों के ग्रुप्स के बारे में सुना है जो मोस्टर कोर को हासिल करने के लिए राक्षसों का शिकार करते हैं और इनसे ही उनका जीवन यापन होता है। तो शॉपकीपर उन्हें बताती है कि वो लोग एक महीने में सैकड़ों से अधिक जादुई राक्षसों का शिकार करते हैं, लेकिन वो अपने घर बहुत कम जादुई को ला पाते हैं, इसीलिए कोर निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ है। जूनर उससे पूछती है कि क्या सैकड़ों जादुई राक्षसों में इस मोस्टर कोर को ढूंढना इतना मुश्किल होता है। तो बताती है कि बहुत कम जादुई राक्षसों में ये कोर पाया जाता है। तभी उन्हें हमले की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए जियोयान बाहर देखने जाने लगता है। जूनर को उसकी फिक्र होती है, मगर जियोयान उसे कहता है कि तुम मैजिक कोर खरीद कर सीधे घर जाओ और बाहर खड़े गार्ड से पूछता है कि क्या हुआ। तो बताता है कि जियाली के परिवार के 2 सैनिक लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो जियोयान उसे कहता है कि तुम हमारे गार्ड को इस बारे में रिपोर्ट करो, मैं उन्हें देखने जाता हूँ और उस तरफ निकल जाता है। वहीं जियाली के वो 2 सैनिक एक जगह बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शिकार आने में बहुत देर लगा रहा है, अगर वो जल्दी नहीं आया तो यहाँ जियो परिवार के सैनिक आ जाएंगे। दूसरा सैनिक कहता है कि वो जियोयान जरूर आएगा और वो वॉशरूम जाने लगता है। तभी जियान एक पोस्टर को वहाँ बैठे उस सैनिक के ऊपर गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो वॉशरूम में गए हुए सैनिक को भी पकड़ने जाता है, मगर वो पहले ही वहाँ पर आ जाता है और वो के सैनिक भी आजाद हो जाता है। वो दोनों जियोयान को घेर लेते हैं। तो जियोयान वहाँ से भागने लगता है। वो सैनिक जियोयान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनके वार से बचता हुआ भागने लगता है। मगर याओ भी वहाँ मौजूद था, जो अपनी पावर से जियोयान को पकड़ लेता है और से कहता है कि मुझे लगता था कि यंग मास्टर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट स्किल होगी, पर तुम्हारे पास बहुत कम पावर है। अगर तुम मेरी पावर का सामना नहीं कर सकते तो तुम नालन को कैसे हरा सकते हो। और उसे दूर फेंक देता है। मगर तभी वहाँ जूनर आ जाती है, जो एक पोस्टर की मदद से जियोयान को बचा लेती है। याओ जूनर से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगा। जियोयान को इससे गुस्सा आता है और वो कहता है कि जूनर के साथ तुम्हारी फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। याओ से कहता है कि जितनी मेरे पास पावर है उस हिसाब से मैं जूनर से शादी कर सकता हूँ। जूनर उसे कहती है कि कौन लड़की तुमसे शादी करना चाहेगी। तभी वहाँ जियो फैमिली के गार्डियंस आने लगते हैं, इसीलिए सैनिक याओ से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो याओ अपने साथियों के साथ निकल जाता है। वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें बताता है कि हमने बाजार में गड़बड़ी की, मगर फिर भी यूनलैंड सेक्शन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जियोली कहता है कि इसका मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। याओ बताता है कि जियोयान बहुत मूर्ख है, वो एक एल्केमिस्ट की मदद ले रहा है, मगर फिर भी वो कमजोर है, इसीलिए हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता। जियाली भी कहता है कि अगर जियोयान एक एल्केमिस्ट की मदद ले रहा है तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जियोयान नालन को नहीं हरा सकता, लेकिन अगर उसने एक एल्केमिस्ट की मदद ली तो मजबूत हो सकता है, जिससे जियो परिवार शक्तिशाली हो जाएगा। याओ अपने डैड से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। जियोली भी कहता है कि हमारे पास एक ही समाधान है कि हमें प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करना होगा। वहीं हम जियोयान को
उसके घर पर देखते हैं याओ लाओ जियो यान के द्वारा लाए हुए रॉ मटेरियल से मेडिसिन बनाने लगता है। वो अपने हाथों से डूची के फ्लो को बाहर निकालता है जो सॉलिड स्टेट में था। यह देखकर जियो यान हैरान होता है और ने कहता है कि ऐसा तो मेरे पिता भी नहीं कर सकते। याओ लाओ से बताता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की वर्क स्टेप बताऊंगा और तुम्हें याद रखना होगा कि डूची को कैसे कंट्रोल करना है। फिर वो उन तीनों मटेरियल्स को मिलाकर एक मेडिसिन बनाने लगते हैं और उसे एक दवाई में डाल देते हैं। जियो यान उन्हें कहता है कि सप्लीमेंट मेंटल स्ट्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है मगर ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। याओ लाओ से बताते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। तो जियो यान भी कोशिश करके डूची के सॉलिड स्टेट को अपने हाथ से बाहर निकाल लेता है। इससे याओ लाओ हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम वास्तव में सॉलिड फायर को रिलीज कर सकते हो और उससे पूछते कि तुम लेवल 3 डू एनर्जी के साथ सॉलिड फायर को रिलीज कर रहे हो। तुम्हें अपने हाथों पर डूची पावर को इकट्ठा करना होगा। जियो यान उसे महसूस कर पाता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें अपनी हथेली के सेंटर पर फोकस करना होगा। जियो यान जब ऐसा करता है तो और ज्यादा सॉलिड फायर निकाल पाता है। याओ लाओ कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुम उतनी सॉलिड फायर नहीं निकाल पा रहे हो, पर फिर भी तुम काफी अच्छी स्टेज पर पहुंच चुके हो। जियो यान इससे थक जाता है, इसलिए याओ लाओ से आराम करने को कहते हैं। तभी जियो यान को चक्कर आने लगते हैं और उसे खून की उल्टियाँ हो जाती है। याओ लाओ को कुछ समझ नहीं आता। जियो यान को बहुत दर्द होने लगता है और वो नीचे लेट जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है। अब वो जियो यान को अपनी पावर से ठीक करने लगते हैं। जियो यान बेहोश हो जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि इस पावरफुल लड़के का भाग्य बहुत बेकार है और अब वो जियो लाओ के अंदर अपनी पावर डालने लगते हैं और कहते हैं कि अब मेरा फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं तुम्हें ठीक करने का अवसर ले रहा हूँ जिससे मैं तुम्हारी डूची का लेवल 4थे स्तर तक बढ़ा दूंगा। और अपनी पावर से उसका लेवल बढ़ाने लगते हैं जिससे वहाँ एक तेज रोशनी निकलती है। फिर हमें अगले दिन ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि अगले सप्ताह वहाँ नीलामी होने वाली थी, इसीलिए लोग वहाँ टिकट लेने आए थे और वो सभी लोग अपनी अपनी सीटें बुक करवाने लगते हैं। वहाँ जहाँ जियो का साथी एडर भी स्पेशल पोजीशन के लिए टिकट लेने आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि स्पेशल पोजीशन को जिया ली भी और एओबा परिवार ने भी बुक किया है। वो ये बात बाहर जाकर जान जियो को बताता है, इससे उन्हें गुस्सा आता है। वहीं हम ऊपर रूम में एक लेडी को देखते हैं जो इस ऑक्शन हाउस की मैनेजर थी। उसका नाम याफे होता है, जिसे एक आदमी आकर बताता है कि इस बार ऑक्शन में तीनों बड़े परिवार आने वाले हैं। याफे उसे वहाँ से जाने को कहती है और वो सोचती है कि उन बड़े परिवारों के बीच कंपटीशन बहुत इंटेंस होने वाला है और अगर हम न्यूट्रल रहे तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं हम जियो यान को देखते हैं जो मोमोज खा रहा होता है। याओ लाओ से कहता है कि मेरे शिष्य आराम से खाओ वरना तुम्हारा दम घुट जाएगा। जियो यान कहता है कि मैं कुछ दिनों तक बेहोश रहा और मैं सॉलिड फायर पर काबू नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे अपने फेलियर के लिए खाना खाना चाहिए। याओ लाओ कहते हैं कि बेशरम लड़के, जब तुम ट्रेनिंग ले रहे थे तब तुम लगभग मौत के कगार पर थे और तुम्हारा बहुत खून बहा, पर मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई और मैंने तुम्हें लेवल 4 पर पहुंचने में मदद की। जियो यान इससे खुश होता है कि मैं लेवल 4 पर पहुंच गया हूं और याओ लाओ को कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं। याओ लाओ कहते हैं कि कुछ भी नहीं है और उसे अपनी पावर से एक मोमो हवा में उठाकर दिखाते हैं। जियो यान पूछता है कि कौन सी स्किल है। याओ लाओ बताते हैं कि इनसिग्निफिकेंट स्किल वैक्यूम टेक्निक है। तभी याओ लाओ को उस मोमो के गर्म होने की वजह से दर्द होने लगता है। तो जियो यान उन्हें कहता है कि एक आत्मा आग पैदा कर सकती है लेकिन वो हीट से डरती है। तभी उसे पाम टेक्निक के बारे में कुछ याद आता है कि जब वो बाजार में गया था तब रास्ते में याओ लाओ ने उसे एक धातु का टुकड़ा खरीदने को कहा था और बताया था कि इस टुकड़े में डूची की पाम वैक्यूम टेक्निक शामिल है जिसका यूज मैं तुम्हें समय आने पर सिखा सकता हूँ, इसीलिए उसने उसे खरीद लिया था। जियो यान उस टुकड़े को देखकर सोचता है कि मैं इसके बारे में भूल ही गया था और याओ लाओ से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे पाम टेक्निक सिखाओगे, इसीलिए तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। याओ लाओ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता जब तक कि तुम मुझे मास्टर नहीं कहते। तो जियो यान एक मोमो को आगे करके मास्टर कहता है जिससे याओ लाओ से पाम टेक्निक सिखाने के लिए मान जाता है, मगर जियो यान उन्हें बताता है कि मैंने आपको मास्टर नहीं कहा बल्कि मैंने तो इस मोमो को कहा था। इससे वो गुस्सा होते हैं मगर खुद को शांत कर लेते हैं और मोमो के मसाले को बाहर निकाल कर उसे बताते हैं कि पाम टेक्निक सीखने के बाद जब तुम मास्टर बनोगे तो तुम 1 टन से भी ज्यादा वजन के पत्थर को उठा सकते हो और अगर तुम उस पत्थर से अपने दुश्मन
दुश्मन को मारो तो एक भयानक स्थिति बन सकती है और तुम्हारे दुश्मन का खून पूरी तरह से बह सकता है। जियोयान कहता है कि जल्दी मुझे ये टेक्निक सिखाओ। याओ लाओ उस मेटल प्लेट को ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि प्लेट पाम ऑफ द वैक्यूम टेक्निक के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस प्लेट में कई पाम आर्ट्स है, साथ ही पाम फायर विंड की पावर भी। फिर वो पाम फायर विंड से एक पॉट को खत्म कर देते हैं। इससे जियोयान खुश होता है और उन्हें कहता है कि मास्टर मुझे ये सब कुछ सिखाओ। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तुम इन दोनों पाम टेक्निक के मास्टर बन जाओगे तो मैं तुम्हें एडवांस पाम लेवल टेक्निक सिखाऊंगा। जियोयान खुश होता हुआ पूछता है कि उस टेक्निक का क्या नाम है। याओ लाओ कहते हैं कि अभी के लिए एक रहस्य है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान वैक्यूम पाम टेक्निक को सीखने की कोशिश करने लग जाता है, मगर वो पावर अभी काम नहीं करती। जियोयान जियो फैमिली के प्रैक्टिस एरिया में पहुंचता है, जहां जूनर जियो निंग के साथ फाइट कर रही होती है। जियोयान भी उनका मैच देख रहा होता है। जूनर उसे यहाँ देखकर खुश होती है और जियो निंग पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। जियोयान जूनर के पास आता है और से कहता है कि हमें मिले हुए कई दिन हो गए। जूनर को एहसास होता है कि वो लेवल 4 पर पहुंच गया है, इसीलिए उससे कहती है कि तुम स्तर 5 पर पहुंच गए। तुमने अकेले छिप छिप कर अभ्यास किया और जब तुम मेरे साथ नहीं थे मुझे काफी बोरिंग फील हुआ, इसीलिए मैं यहाँ खेलने आ गई। निंग जियोयान से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जूनर उसे कहती है कि ये यहाँ क्यों नहीं आ सकता। जियोयान अभी भी परिवार का हिस्सा है। जियोयान जूनर के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे निंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जूनर यहाँ से कहती है कि भले ही तुम लेवल 4 पर पहुँच चुके हो, पर तुम निंग जैसे लड़के से नहीं लड़ सकते जो लेवल 8 पर है, इसीलिए तुम्हें कुछ दूसरी टेक्निक में महारत हासिल करनी होगी। और उसे एक स्क्रॉल निकाल कर देती है जिसमें रॉक क्रशिंग पाम टेक्निक थी, इसीलिए जियोयान को बताती है कि लेवल 4 के लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, इसीलिए तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जियोयान उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं इसे जरूर सीखूंगा। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है और वो याओ लाओ को उस द रॉक क्रशिंग पाम टेक्निक के बारे में बताता है। याओ लाओ से बताते हैं कि टेक्निक बकवास है। जियोयान कहता है कि जूनर ने मुझे ये टेक्निक सीखने को कहा। याओ लाओ कहते हैं कि कचरा हमेशा कचरा ही करता है और उसे एक दूसरा स्क्रॉल देते हैं जिसमें एक ब्लैक लेवल टेक्निक थी। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें इसे सीखने के लिए डूची के लेवल 5 पर पहुंचना होगा। जियोयान उन्हें कहता है कि लेवल 5 पर पहुंचने में मेरी मदद करें और उन्हें 3 बार मास्टर कहकर बुलाता है तो वो भी मान जाते हैं। वहीं हमें दूर पहाड़ों पर नालन को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रही होती है। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि जियोयान 3 साल बाद मुझसे हारकर शर्मिंदा क्यों होना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि याओ लाओ जियोयान को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। वो उसे ऑक्टेन श्रेडर टेक्निक के बारे में बताते हैं कि हाई लेवल की टेक्निक है जो डूची का अभ्यास करने वाले की क्लोज कॉम्बैट के वक्त अच्छी होती है और ये टेक्निक ग्रेट पावर के लिए जानी जाती है। और उस पर फायर से हमला करते हुए बताते हैं कि जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तब तुम्हें अटैक करने की पावर की 8 लेयर शामिल हो जाएगी। जियोयान को समझ नहीं आता क्यों मुझे ट्रेन करने के लिए इस तरह मार क्यों रहे हैं। याओ लाओ से बताते हैं कि इसकी मदद से तुम्हारी शारीरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है और ऑक्टेन क्रशिंग टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें मजबूत बॉडी की आवश्यकता होगी और हमें बहुत सारे रॉ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें अगली बार और ज्यादा शॉपिंग करनी होगी। जियोयान उन्हें बताता है कि अब तक मैंने जूनर के पैसे भी नहीं लौटाए और अब मैं और ज्यादा पैसे कहां से लाऊंगा। याओ लाओ से तेजी से मारने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, तुम्हें रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करने का तरीका ढूंढना होगा। फिर हमें ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ जियोयान भेष बदल कर पहुँच जाता है। उसने एक सोल से खुद को कवर कर लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके और वो अपने साथ उस सीरम को भी लेकर आया था जो याओ लाओ ने उसके लिए बनाया था। याओ लाओ से कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इसे नीलाम करना चाहते हो। जियोयान कहता है कि हमारे पास और रॉ मटेरियल्स खरीदने के पैसे नहीं है और वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसे रखना बेकार होगा और मुझे उम्मीद है कि स्पिरिचुअल एलिक्सियर हमारे लिए बहुत धन लाएगा। याओ लाओ कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो। जियोयान ऑक्शन हाउस के अंदर जाता है जहाँ याफे से मिलता है और उसे वो स्पिरिचुअल एलिक्सियर दिखाता है। याफे उसकी जांच करती है जिससे उसे पता चलता है कि प्रोडक्ट बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत हल्का है, इसीलिए रैंक 2 का एलिक्सियर होगा। और वो जियोयान से पूछती है कि क्या तुम सच में इसे नीलाम करना चाहते हो। जियोयान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द नीलाम कर दे। तो उस एलिक्सियर को ऑक्शन में लेकर जाने लगती है और अपने साथ जियोयान को भी ऑक्शन हॉल में आने को कहती है। जियोयान भी उनके साथ जाने लगता है, मगर या फिर जियोयान
जान का चेहरा देखने लगती है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं अपनी पहचान को राज रखना चाहता हूँ। अब याफे ऑक्शन में उस स्पिरिचुअल एलिक्सर की बोली लगाने लग जाती है। उस ऑक्शन हॉल में जान लियो और जियाली भी आए हुए होते हैं। वो सभी को बताती है कि लीजेंडरी स्पिरिट एलिक्सर ज्ञान को तेज करता है और स्पीड ऑफ रिफाइनमेंट को भी बढ़ाता है, इसीलिए आप इसे अपने बच्चों को जीनियस बनाने के लिए खरीद सकते हैं। और उसकी शुरुआती बोली 8,000 लगाती है। जियालीबी को पता था कि जान जियो अपने बेटे के लिए इसे जरूर खरीदेगा, इसीलिए इसकी कीमत 30,000 सिक्के लगाता है और ये कीमत बहुत ज्यादा थी। इससे सभी हैरान रह जाते हैं, मगर जान उसे अपने बेटे के लिए खरीदना चाहते थे, इसीलिए उसकी बोली 40,000 सिक्के लगाते हैं। जान जियो के साथ ही एडो ने समझाने की कोशिश करते हैं कि जियालीबी आपको फंसा रहा है, इसीलिए उसने इसकी कीमत बढ़ाई, लेकिन वो नहीं सुनते और उसकी कीमत को वापस दोहराते हैं और इससे ज्यादा उसकी बोली कोई नहीं लगाता, इसीलिए एलिक्सर अब जान जियो का हो जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म